शुरू करते हैं। टॉपिक का वही नाम है, टॉपिक ना कल वो लग देना नंबर्स करके, बस नंबर्स संख्याएं कल के टॉपिक में भी। टॉपिक आपका रहेगा वही जो अपन पढ़ रहे थे, नंबर्स, संख्याओं के बारे में पढ़ रहे हैं। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट अपन कर रहे हैं इस चीज को, नंबर्स, संख्याएं। कल हमने इसको पढ़ना शुरू किया था। हमने कहा था कि भाई कोई संख्या है, उसका उच्चारण कैसे किया जाए, तो वो न्यूमरेशन सिस्टम के माध्यम से हम उस संख्या का उच्चारण कर पाते हैं या उसको बोल पाते हैं, वर्ड में एक्सप्रेस कर पाते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये तो बड़ा ही सिंपल था। प्रश्न जो आ जाता है वो बेसिक प्रश्न बस यही है कि 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं, कितने करोड़ होते हैं, ऐसा वैसा, बस इसके अलावा और कोई सवाल नहीं है। वहां से जो न्यूमरेशन सिस्टम से सवाल आता है। अगर मैं बात बोलूं कि भाई चलो, अगर कोई सवाल था जो आपके सीटेट में पूछा गया, तो एक सवाल आपसे सीटेट ने पूछा, बहुत ही बेसिक सा सवाल था कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट 11,000 1111 निम्नलिखित में से कौन सा, निम्न में से कौन सा 11,000 1111 को प्रदर्शित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा 11,1111 को प्रदर्शित करता है? 4 ऑप्शन थे आपके सामने। पहला ऑप्शन, बड़ा ही बेसिक सा प्रश्न था ये प्रश्न। ऑप्शन दूसरा, ऑप्शन तीसरा, ऑप्शन चौथा, ये लीजिए। ये 4 ऑप्शन आपके एग्जाम में थे, ठीक है भाई, ये 4 ऑप्शन आपके एग्जाम में थे। आपके एग्जाम का ही प्रश्न है ये। इस प्रश्न को देखो, बड़ा ही सिंपल सा सवाल है, सब लोगों ने इसका सही उत्तर भी दिया था। लेकिन जिस साल ये आया था पहली बार जब ये आया, तो बहुत बच्चों ने गलत उत्तर दिया था। हमने तो पढ़ाया भी था बच्चों को, आधे से ज्यादा बच्चों ने गलत ही इसका आंसर दिया था, ठीक है भाई। सर ऐसा लेवल आता है क्या टीजीटी का? ये तो बहुत इजी है। टीजीटी क्या का? टीजीटी सीटेट का बैच है ये, टीजीटी कहां से आ गया? ये बैच तो सीटेट का है, टीजीटी क्या होता है? मैं समझा नहीं, मैं नहीं समझ पाया क्या बोला इस बच्चे ने। पहला वाला क्लास सेक्शन के अंदर मिलेगा, मैथ सेक्शन में मिलेगा। टीजीटी नहीं आई समझ तुम्हारी बात। क्या कह रहे हो मित्र? पेपर 2 की बात कर रहे हो क्या? सीटेट टीजीटी पेपर 2, पागल हो क्या? सुबह सुबह कुछ खा लिया क्या, नशीला पदार्थ? टीजीटी पेपर टू बोलो ना, टीजीटी क्या होता है? कायदे से जो पेपर 2 होता है वो जूनियर लेवल का होता है, वो 6 to 8 होना चाहिए, है ना? अब तो 3 स्तर पे होना चाहिए सीटेट को। अरे वो तो हमको भी पता है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर होता है, वो तो हमें भी पता है। सीटेट में टीजीटी बोल रहा है बालक, वो तो हमको भी पता है भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट 11,1111?
आप अगर इस सवाल को देखेंगे, ये सवाल आपके सामने है, इसके ऑप्शन भी हैं, ठीक है। तो इस सवाल का सही उत्तर जो है वो है सी ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही आंसर है। अब आप बोलोगे सर पहला आंसर क्यों नहीं है? क्योंकि जब भी हम संख्या को न्यूमरेशन सिस्टम से देखेंगे तो हम उसको कहां से देखेंगे? अपने राइट साइड से, इधर से। तो अगर ये संख्या है, इसको अगर मैं पढ़ना चाहूं तो मैं क्या पढ़ूंगा भाई? इकाई, दहाई, सैकड़ा, कौमा, हजार, 10,000, 1,11,111। ये क्या है? 1,11,111 है। इसे अपन क्या बोलेंगे? 1,11,111। ये क्या है भाई? 1,11,111, 1,11,111। तो भाई सीधी बात है, ये 11,1111 को रिप्रेजेंट तो नहीं कर रहा है कि नहीं? अब बात आती है इसकी, तो आप बोलोगे सर ये तो कर रहा है 11,1111। अरे भाई नहीं, संख्या जब होती है, अगर मैं संख्या की बात करूं, कोई भी संख्या, हमने कहा भाई वो संख्या का निर्माण कैसे हुआ? उसके अंकों के किसके ऊपर? टीजीटी हाई स्कूल का होता है। अरे भाई मैंने गलती कर दी आपसे टीजीटी पूछ के। आपको क्या लग रहा है हमें पता नहीं होगा टीजीटी क्या होता है? अरे भाई साहब, सवेरे सवेरे ज्ञान दे दिया बच्चों ने लौट के। लो भाई, अरे सर हम बताएंगे सर। बताओ बताओ। देखो, अब बात यह है कि 11,1111, 11,1111। अरे भाई साहब, अब तो मुझे भी पता है भाई, मैं भी पढ़ाता हूं, मैं भी तो पढ़ा रहा हूं टीजीटी। 11,1111। आप बोलो सर ये रिप्रेजेंट कर रहा है? नहीं, ये देखो, कोई भी अगर एक नंबर है, जैसे मैंने एक नंबर लिखा, नंबर के ना दो रूप होते हैं, 1 2 3 4 5। ये नंबर मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5। अगर मैं बोलूंगे सर ये जो नंबर है इसको अगर हम पढ़ेंगे तो फिर हम तो वही देखेंगे, सिंपल सी बात है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। मतलब क्या पढ़ूंगा मैं? 12,345, 12,345। तो ये इसका क्या हो गया? एक तरह से एक बंद रूप हो गया। ये क्या है? एक तरह से इसका क्या है? बंद रूप है, क्लोज फॉर्म है। लेकिन जब मैं इसको ओपन करके लिखूंगा, इसके अंकों पे, ये जो इसके अंक हैं वो किस स्थान पर हैं? अंकों के स्थानीय मानों के आधार पर या इसके डिजिट के प्लेस वैल्यू पे। तो आप बोलोगे सर ये हो गया 4 0 प्लस 2, 3 0 प्लस 3, 2 0 प्लस 4, 1 0 प्लस 5। ये क्या हो गया? आप बोलोगे सर ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। एक्सपेंडेड, ये क्या था? क्लोज्ड फॉर्म। हम बात कर रहे हैं किसकी? ये था क्लोज्ड फॉर्म, ये हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म, है कि नहीं? ये क्या है? क्लोज्ड फॉर्म। और ये क्या है? एक्सपेंडेड फॉर्म, खुला हुआ रूप। तो अगर आप बोलो कि सर 11,1111, क्या हम इसे लिख सकते हैं? पढ़ने में तो बड़ा आसानी से अपन ने इसको पढ़ दिया, 11,1111। तो क्या हम इसे लिख सकते हैं? तो आप बोलोगे सर इसी तरीके से लिखा जा सकता था, अंकों के स्थानीय मानों को जोड़ के हम एक नंबर बनाते हैं, अंकों के स्थानीय मानों को जोड़ के हम एक संख्या बनाते हैं। तो अगर ये बोला गया 11,1111, तो आप बोलोगे सर 11,1111। अगर मैं इसे जोड़ दूं तो इनका सम कितना आ रहा है? 12111। इनका सम आ रहा है 12111। इसका मतलब 11,1111 को क्या रिप्रेजेंट करेगा? 12111। आ रही है बात समझ में? ये जो हमने लिख दिया 11,11,11, कई बच्चे बोलेंगे सर ये 11,1111 है। भाई साहब इधर से नहीं पढ़ते, पढ़ते तो इधर से है ना, लेफ्ट साइड से थोड़ा देखते हैं, हमेशा राइट साइड से ही देखते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, वंस, टेंस, 100, 1000। तो ये जो बेसिक सी बात है, एकदम बेसिक है ये। आप बताओ कितना घटिया सा सवाल है। ये आपसे पूछा था केवल और केवल क्यों पूछा जा रहा है?
आपसे सिर्फ इसलिए पूछा जा रहा है जिससे आप कंफ्यूज हो, और कुछ नहीं है। सवाल ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा इसे कर नहीं पाएगा, सबको आता है समझ में। ठीक, डन है, बोलिए। आ रही है ना बात समझ में? ये सवाल इस तरह का पूछ लिया गया। 12,1212 कैसे लिखेंगे? सही बात है, 12,000 प्लस 1200 प्लस 12। ओके, बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब अगर मैं आपसे कहूं, जैसे एक नंबर मैंने अभी लिखा 2345, ये क्या है? एक क्लोज्ड फॉर्म है। और जब हम इसका एक्सपेंडेड फॉर्म देख रहे हैं, जब इसका खुला रूप अपन देख रहे हैं, तो हमें समझ में आ रहा है कि सर ये इकाई के स्थान पर है, दहाई पे है, ये सैकड़ा पे, ये हजार पे, 10,000 पे। इसका मतलब क्या हो गया? ये तो हो गया 10,000 पोजीशन पे, ये हजार पे है, ये सैकड़ा पे है, ये दहाई पर है, और ये इकाई पर है। मतलब इस तरीके से अपन इसको लिख सकते हैं, है कि नहीं? बताओ, क्लियर है? अब अगर यहां पे मैं कोई बिंदु लगा दूं, अगर मैंने कहा यही नंबर है और मैंने लिख दिया 123.45, अब इसका मेरे को ओपन फॉर्म बताओ या इसका एक्सपेंडेड फॉर्म। क्लोज्ड फॉर्म तो समझ आ रहा है, कोई भी एक संख्या है वो बंद रूप से है। वो क्यों है? क्योंकि उसके अंकों के जो स्थानीय मान थे उनको जोड़ा, तभी तो वो संख्या बनी। इसी पर तो आपकी एनसीईआरटी आपसे सवाल पूछ रही है। यही तो आपकी 5th क्लास 6th क्लास की एनसीईआरटी में दिया है भाई। ये 6ठी क्लास की एनसीईआरटी में दिया हुआ है जो हम आपको पढ़ा रहे हैं। ओके, तो हमको क्या देखना है भाई? हम टीचिंग एग्जाम के हिसाब से तो पढ़ाएंगे। वो गणित पढ़ना है ना अपन को जो आपकी किताबों के अंदर है, जो आपके सीटेट में असल में आता है। तो जब हमने देखा इसका, जब हम ओपन फॉर्म करेंगे या एक्सपेंडेड फॉर्म करेंगे, इसको जब मैंने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा, तो मुझे ये बात समझ आ रही है कि सर यहां से स्टार्ट होगा पॉइंट के इस तरफ से 1s 10s 100, तो ये क्या होगा? 100 प्लस 20, क्योंकि ये प्लस 3। लेकिन अगर हम कहें कि पॉइंट के इस साइड अगर देखना है, तो ये किस पोजीशन पे है? 10th। ये क्या है? 100th। इसका मतलब 4/10 प्लस 5/100। आप बोलोगे सर ये तो बहुत ही आसान है, ये तो बहुत ज्यादा आसान है सर। हाँ भाई, बहुत आसान है, ये बिल्कुल बहुत आसान है। हमने आपको एक और नंबर दे दिया 5302-305, ऐसे करके मैंने लिख दिया। अब मैं कह रहा हूं चलो भाई इसका बताओ एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगा। सर सीटेट कब आएगा, क्यों नहीं आंसर दे रहे हैं? देखिए, सीटेट के आने की उम्मीद तो है, और उन्होंने किसी भी तरह से ये बात क्लियर नहीं करी है कि सीटेट आएगा कि नहीं आएगा। बहुत सारी आरटीआई डाली बच्चों ने, बहुत सारी एप्लीकेशंस भी डाली, उसका उत्तर भी यही आया सीबीएसई कार्यालय की तरफ से, हेड ऑफिस की तरफ से, कि आप वेबसाइट को निरंतर चेक करते रहिए, फर्दर इंफॉर्मेशन हम वेबसाइट पे प्रकाशित करेंगे या वेबसाइट पे अपलोड करेंगे। उन्होंने इसके अलावा और कोई जानकारी नहीं दी है। आरटीआई तक डाली है, आरटीआई का भी यही उत्तर आया है। सीटेट जुलाई में तो नहीं हो रहा, ये तय है। अब तक फॉर्म नहीं आया, तो जुलाई में सीटेट लेने की संभावना ना के बराबर है। सीटेट अगस्त में हो सकता है, क्योंकि आपको भी पता है 2 साल पहले अगस्त में ही हुआ है, 1 साल पहले, 2 साल पहले, है ना? अगस्त में हुआ है, तो अगस्त की उम्मीद है, अगस्त में आपका सीटेट हो सकता है। उसके लिए उनको मई के एंड तक तो कैसे भी करके, मई के एंड तक कैसे भी करके उनको क्या करना पड़ेगा? नोटिफिकेशन देना पड़ेगा, तब जाके बात बनेगी। अब आप कहोगे सर यहां पे अगर मैं इस 2 को देखूं, तो पॉइंट के इस साइड से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 1s 10s 100 1000, तो ये कितना हो गया? आप बोलोगे सर ये हो गया 5000 प्लस 300, 2 तो इकाई पर है 2, प्लस 3/10
और प्लस 5 अपॉन किस पे है, 1 2 3, मतलब 3 जीरो, 1000। हर किसी ने ऐसा ही लिखा। बताओ भाई कितने बालकों का सही है? ठीक है, सबका सही है। आप कहोगे सर ये तो बेहद आसान है, इसमें ऐसा क्या है? इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसको सवाल के रूप में अगर हम दे दें तो सवाल इस पर बन जाता है। अगर इसको एक क्वेश्चंस के रूप में आपको दे दिया जाए, सवाल के रूप में आपको दे दिया जाए, तब जाके बात बनेगी। जीरो की वैल्यू नहीं होगी, जीरो रख भी लो तो क्या फर्क पड़ता है? जीरो का ऐसा है कि उसको रखोगे भी तो क्या फर्क पड़ेगा? जीरो को रखोगे भी तो क्या फर्क पड़ेगा? हम तो कह रहे हैं रख लो भाई जीरो को, लेकिन जीरो की वैल्यू क्या है? कोई वैल्यू पे फर्क तो पड़ेगा नहीं, है ना? बताओ यहां तक कोई दिक्कत है? बड़ा ही सिंपल लग रहा है, बड़ा ही आसान लग रहा है। अगर इसको एक सवाल के तौर पे हम आपको दे दें, हमने कोई सवाल के रूप में इसको दे दिया, जैसे मैंने एक नंबर भी लिख लिया आपके लिए, मैंने नंबर लिखा 605.347, ऐसे करके हमने एक नंबर लिख दिया। ठीक है, लिख दिया नंबर ये। अब आपसे कहा कि भाई इसका जो एक्सपेंडेड फॉर्म है, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म है 6a प्लस 5b प्लस 2c प्लस 4 अपॉन d प्लस 7e, ऐसे करके हमने इसको लिख दिया एक्सपेंडेड फॉर्म। मेरी बात समझना, ठीक है? अब हमने क्या किया, यहां पे हमने क्या कर दिया, ये जो नंबर था इस नंबर को इस तौर, ऐसे तौर पे हमने लिख दिया। अब हम कहें कि भाई बताओ भाई, तो फाइंड द वैल्यू, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? फाइव ए प्लस 4b प्लस 3 अपॉन सी प्लस 2d और प्लस e, ऐसे करके मैंने आपको बोल दिया कि चलो भाई इसकी वैल्यू बताओ। अब आप में से कितना बच्चा इस सवाल को सॉल्व कर सकता है? ये प्रश्न हमने एक तरह से आपको बना के दिया कि चलो भाई इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ये इसका एक्सपेंड फॉर्म दिया हुआ है। तब आप बोलोगे कि सर अब कैसे करेंगे, कैसे होगा सर? तो आप बताओ, ये नंबर लिखा हुआ है 605.247, जब मैं इसे एक्सपेंड करके लिखूंगा तो दशमलव के इस तरफ ये क्या है भाई? आप बोलोगे सर ये है वंस, ये है टेंस, ये है 100। ठीक है, ये जो पॉइंट के इस साइड है ये क्या है? 10th, th आ जाता है। ये क्या है? 100th। ये क्या है? 1000th, th आता जा रहा है। ठीक है भाई, अगर हम बात करें कि भाई इसकी वैल्यू क्या है, ये इकाई है 1 है, ये दहाई है 10 है, ये सैकड़ा है 100 है। अगर मैं बात करूं पॉइंट के इस साइड, ये 10th है, मतलब 1/10, ये 100th है 1/100, ये 1000th, th लग रहा है पीछे 1/1000। क्या आप नहीं कर पाओगे दोस्त? बताओ। अब इसे एक्सपेंड करके अगर आप लिखोगे तो क्या आप नहीं लिख पाओगे? आप बोलोगे सर ये आया 600 प्लस 5 प्लस 2 अपॉन 10 प्लस 4 अपॉन 100 प्लस 7 अपॉन 1000, यही आएगा, है कि नहीं? अब मुझे बताओ, जब मैं इसका कंपैरिजन इसके साथ करूंगा, जब मैंने इसका कंपैरिजन इसके साथ किया तो बताओ ए की वैल्यू क्या होगी? जब मैंने इसका कंपैरिजन इसके साथ किया तो बताओ ए की वैल्यू क्या होगी? तो आप बोलोगे सर ए की वैल्यू निकल रही है 100, बी की वैल्यू क्या आ रही है? यहां पे क्या लिखा है? 5b,
5b का मतलब क्या हुआ 1, b की वैल्यू है 1। c की वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलोगे सर c की वैल्यू होगी 1/10। d की वैल्यू क्या होगी, आप बोलोगे सर 4 के नीचे d है तो ये हो रहा है d की वैल्यू आ गई 100। और e की वैल्यू क्या होगी, आप बोलोगे सर 7e मतलब 1/1000। बस भाई, हमें केवल ए बी सी डी ई इनकी वैल्यू निकालनी थी, कंपैरिजन करके, आपस में एक दूसरे का कंपैरिजन करके यहां पे ए बी सी डी ई की वैल्यू निकालनी थी, निकाल ली। अब इस वैल्यू को पुट करना है हमें इसके अंदर। ये जो लिखा हुआ है 5a मतलब 5 इंटू 100, 5a मैं लिख देता हूं भाई, 5a प्लस 4b प्लस 3/c प्लस 2d और प्लस e, यहां पे वैल्यू पुट करनी है, कर दो। तो आप बोलोगे सर सिंपल सी 5a मतलब ये हो गया 500, 4b ये हो गया 4, c की वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे सर c की वैल्यू है 1/10। तो अगर नीचे 1/10 आएगा तो 10 तो ऊपर चला गया, तो ये आ गया 30। d की वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे सर d की वैल्यू है 100, तो यहां पे 100 ये हो गया 200। e की वैल्यू कितनी है 1/1000। बस भाई सब कुछ जोड़, क्या होगा सवाल का उत्तर, है कि नहीं। कितना आ गया 500 और 200 700, 730 और 734, आंसर आ गया 0.7। ये आ रहा है, चेक करो भाई, 500 और 200 700, 30 और 4 34, 734 आ गया आंसर। क्लियर है, डन है। बताओ, जो चीज इतनी आसान लग रही थी, आप जब इसको यहां पे पढ़ रहे थे तो बच्चा बोल रहा होगा कि सर ये क्या है, ये क्लोज्ड फॉर्म, ओपन फॉर्म या एक्सपेंडेड फॉर्म, ये तो बहुत आसान लग रहा है। लेकिन इसी आसान चीज को जब हम सवालों के रूप में आपके सामने रखेंगे तो थोड़ा सा ये चेंज हो जाएगा। केवल और केवल कंपैरिजन था और कुछ भी नहीं था। एक बार और समझा दें, ठीक है, लो भाई पूरे को समझा देते हैं, दोबारा से समझा देते हैं। लो, आपके सामने ये तो एक्सपेंडेड फॉर्म है, यहां तक हमने कोई गलती नहीं करी। आप मुझे बताओ 600 प्लस 5 2/10 4/100 7/1000, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर इसके साथ कंपैरिजन किस नंबर का करना है, इसका, तो भाई करो कंपैरिजन। 6a प्लस 5b 2c 4/d और प्लस 7e, ये है। अब आपस में जरा कंपैरिजन करना, अब इन दोनों का आपस में कंपैरिजन करो। a की वैल्यू कितनी आ रही है भाई, 6 गुना 100 मतलब a की वैल्यू आ रही है 100, यहां अब तो ठीक है, अब तो आ रहा है समझ में। 5 के साथ कुछ भी नहीं है मतलब b की वैल्यू 1 होगी, 5 इंटू 1। अरे यार क्या करें, ऐसे लिखें क्या इसको, ऐसे लिख दें क्या आपके लिए, हो गया फिर तो काम बेटे। अब तो ठीक है, अब तो अच्छा लग रही है, ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे सर b की वैल्यू तो 1 आएगी, जब 5 के साथ कुछ भी नहीं है तो भाई 5 इंटू 1 मतलब 5 इंटू बी। अब आप बोलोगे c की वैल्यू कितनी आएगी भाई 2c, तो c कितना 1/10, तो c की वैल्यू आई 1/10। अब लिखा है 4/100, यहां पे लिखा है 4/d मतलब d रिप्रेजेंट कर रहा है 100 को, तो d की वैल्यू है 100। 7e मतलब 7 इंटू 1/1000, e की वैल्यू कितनी होगी 1/1000, तो e की वैल्यू हो गई 1/1000। ठीक है भाई, अब तो सही है, अब तो कंपैरिजन सही हो गया। अब इस वैल्यू को केवल और केवल किस में पुट करना है आपको, इस वैल्यू को पुट करना है यहां पे 5a प्लस 4b प्लस 3/c प्लस 2d
और प्लस ई। इसके अंदर ए बी सी डी ई की वैल्यू पुट कर दीजिए। जब ए बी सी डी ई की वैल्यू अपन पुट करेंगे तो चलो पहले ए की वैल्यू पुट की, ये हो गया 500। बी की वैल्यू पुट की 1, तो ये हो गया 4। सी की वैल्यू कितनी है, 1/10 है, और नीचे मैंने सी लिख रखा है, तो 1/10, 10 ऊपर चला गया, ये हो गया 30। यहां पे देखो तो आप बोलोगे सर यहां पे अगर देखेंगे 2D, डी की वैल्यू आ रही है 100, ये हो गया 200 प्लस 200, और ई की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/1000। क्लियर है, डन है भाई, बोलो हाँ है ना। ठीक, अगर हम इसको सबको आपस में जोड़ेंगे तो सबको जोड़ो, 500 200 कितना हुआ, 700, 730 और 4 734 प्लस 1/1000, तो ये हो जाएगा 734 प्लस 1/1000। यही है कि नहीं भाई। अब यहां पे 1000 का मल्टीप्लाई अगर इसमें कर दोगे और उसमें 1 जोड़ दोगे, उससे भी चीजें बन सकती है। तो क्या आ जाएगा भाई उत्तर, आंसर आ रहा है, बहुत ही सिंपल तरीके से आंसर आ गया 0.001। ये सवाल का उत्तर है। जिसका भी आ रहा है उसको बधाई, जिसका भी ये आंसर आ गया भाई 1/1000 की वैल्यू क्या होगी, 0.001। किसका आंसर आ रहा है ये, जिसका भी आंसर आ रहा है उसको बधाई, जिसका नहीं आ रहा क्या ही बोले। एक और देंगे ऐसा सवाल। ठीक है, चलो एक और लिखो ऐसा ही प्रश्न। हमने लिख दिया भाई 832.405, ऐसे करके हमने लिख दिया 059। चलो, और हमने बोला कि भाई ये बराबर किसके, 8a प्लस 3b प्लस 2c प्लस 4/d प्लस 5e और प्लस 9/f। ये लो, ठीक है, डन है, सबको समझ में आना चाहिए। अगर मैं कहूं कि बस भाई ये हो गया, बच्चा कह रहा है सर हिंदी में लिखो, अरे भाई इसकी वैल्यू, इसकी भी मैं हिंदी लिखूं, फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब आप मेरे को बताना, पूरे के पूरे सवाल के अंदर हिंदी तो बस यही है, यही है हिंदी। तो ये क्या है, वैल्यू ज्ञात करें, किसका मान ज्ञात करना है, कुछ भी आप रख दो, जो आपका मन चाहे वो रख दो। मैंने बोला भाई a प्लस 2b प्लस 3c 4d प्लस 5/e प्लस 6f। चलो करो आंसर, निकालो क्या होगा। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं, अगर ये चीज समझ में आ गई फिर हम आगे बढ़ते हैं। 3/10 30 कैसे हो गया, कहां है 3/10, ये c की वैल्यू 1/10 है, ये 3/1/10 होगा, ये 10 ऊपर चला जाएगा ऐसे। 3/10 कहां से आ गया भाई, c की वैल्यू 1/10 है, c की वैल्यू 1/10 है। यहां पे आप 1/10 लिखोगे तो 10 तो ऊपर चला जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा ये, आ जाओ करें सवाल को। ठीक है, तेजी में उड़ा देते हैं सवाल को। 832.4059, इसका एक्सपेंड फॉर्म करेंगे 800 प्लस 30 प्लस 2 प्लस 4/10 प्लस 5/1000 और प्लस 9/10,000, 4 0। ठीक है, अब यहां से ए बी सी डी की वैल्यू क्लियर हो रही है। ए की वैल्यू 100 है, बी की वैल्यू 10 है, सी की वैल्यू 1 है, डी की वैल्यू, डी क्योंकि नीचे लिखा हुआ है डी, तो डी की वैल्यू 10 आ गई। नीचे नहीं, ई नहीं लिखा, तो ई की वैल्यू आ गई 1/1000।
और एफ लिखा हुआ है इसके नीचे, तो एफ की वैल्यू आ गई 10,000। बस भाई 4 जीरो कर दो, लो बस इस वैल्यू को पुट कर देना है, सवाल का उत्तर बता दो। a प्लस 2b प्लस 3c प्लस 4d प्लस 5/e और प्लस 6f, वैल्यू पुट कर दो। a की जगह रखोगे 100, ये आया 100, इसकी जगह रखोगे 10 20, c की जगह 13, d की जगह आएगा 10 प्लस 40, e की जगह आएगा 1/1000। बेटा 1/1000 लिखोगे तो ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 5000, और f की जगह लिखोगे 10,000, तो 4 जीरो इसमें, सबको जोड़ दो आपस में, बहुत बढ़िया, कितना सुंदर लग रहा है। बताओ भाई, भाई 100 प्लस 20 120, 160 163, सबको जोड़ दो, ये हो गया 65163। जय कन्हैया लाल की, आंसर है 65163। किस किस का आ गया बताओ? जिसका आ गया उसको बधाई, जिसका नहीं आया वो क्या करे, वो दोबारा पढ़े, दोबारा देखे। ठीक है, बच्चा क्या करता है ना, बच्चा हमारा पता नहीं कैसा हो गया आजकल का। इस सवाल को हम समझा रहे हैं इसलिए समय लग रहा है, उड़ाने के लिए तो इसको ऐसे उड़ाएंगे ना जल्दी से, इसमें तो पेन भी नहीं चलाएगा। देखो पहली बार जब भी सवाल सॉल्व करोगे आप पेन चलाते हो, अगली बार करोगे तो भाई कम पेन चलाओगे। मिस्टेक नहीं करना है, बस आप सवाल में मिस्टेक नहीं करेंगे। जो सवाल इतना आसान लग रहा था, जो चीज इतनी आसान है, जैसे इसको देखो, ये कितना आसान है भाई, बहुत आसान सा था, लेकिन जब हम इसे एक सवाल के रूप में लिख देंगे तो ये हमें टिपिकल सा लगने लगेगा, तब हम बोलेंगे कि अरे यार ये तो टिपिकल है, यहां तो मिस्टेक हो सकती है। ऐसा ही आपकी एनसीईआरटी के सवाल होते हैं जो बेसिक अप्रोच से ही सॉल्व होते हैं। मेरी बात समझना, वेयर इज 3b है, वेयर इज 3b। अरे इसके साथ इसे कंपैरिजन करो, क्या तुम क्या सवेरे सवेरे कुछ खा लिया क्या तुमने? बेटा जब मैथ स्कूल में पढ़ा रहा था टीचर तो तुम कहां थे? नहीं आ रहा समझ में? चलो ध्यान करो, अपने पहले दिमाग को खाली करो, इसको खाली करो, पहले से खाली है और खाली करो उसको, और ध्यान से सुनो। 6,000 कहां से ला रहे हो? अब बताओ कैसे करें, कैसे पढ़ा दें इसको तेजी में? नहीं पढ़ा सकते, तसल्ली से पढ़ाना पड़ेगा। लो भाई तसल्ली से पढ़ाएंगे। ये क्या लिखा है 8, तो मैं कह देता हूं भाई ये 8 गुना 100 है, कोई दिक्कत है क्या? ये कितना लिखा है 30, तो मैं कह देता हूं इसको ये 30 गुना 3 गुना 10 है, ये 2 गुना 1 है, प्लस ये 4 गुना 1/10 है, ये 5 गुना 1/1000 है, और प्लस 9 गुना 1/10,000 है। कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, अपन दोबारा सीखेंगे, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, हम फिर सीखेंगे। कंफ्यूज क्यों हो रहे हो एकदम? आओ देखते हैं। अब आते हैं इस सवाल को अपन गंभीरता से पकड़ते हैं। हमारे सामने इसके साथ हमें इसका क्या करना है, 8a प्लस 3b प्लस 2c प्लस 4/d प्लस 5e और प्लस 9/f, ये दिया हुआ है, यही दिया है। अब आप एक बात बताओ, जरा गौर से इसको अच्छे से समझो। आप मुझे बताओ a की वैल्यू यहां पे कितनी आ रही है, a की वैल्यू यहां पे कितनी आ रही है जब हम इन दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं? आप बोलोगे सर a आ रहा है 100, b कितना आ रहा है आप बताओ, आप बोलोगे सर 10, c कितना आ रहा है, c आप बोलोगे 1। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट के इस साइड तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं इधर, आपको पता है 4/10 है और यहां 4 के नीचे d है, तो भाई 10 तो d के बराबर हो गया ना, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 10। अब यहां पे लिखा है 5 इंटू 1/1000, मतलब 5/1000 को ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू ई की वैल्यू कितनी हो गई, तो ई की वैल्यू हो गई 1/1000। अब आते हैं एफ पर,
यहां पे लिखा है 9/10,000, यहां लिखा है 9/f, तो f की वैल्यू होगी 10,000। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले इतना तो आना चाहिए आपको, इतना आ गया, इतने में तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक तो ठीक है, ओके। अब हमें जो फाइंड करना है हम उसे देखते हैं। ये तो हमने देख लिया भाई। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें वैल्यू निकालनी है a प्लस 2b प्लस 3c प्लस 4d प्लस 5/e और प्लस 6f। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ए बी सी डी ई एफ की वैल्यू पुट कर दो। ए की जगह रखो 100, तो ये हो गया 100। बी की जगह 10 रखो तो ये हो गया 20। सी की जगह 1 रखो, ये हो गया 3। डी की जगह 10 रखो, ये हो गया 40। ई की जगह क्या रखोगे, आप बोलोगे सर ई की जगह आएगा 1/1000, तो नीचे दिया हुआ है ई, इधर लिखोगे 1/1000, तो 1000 तो ऊपर चला जाएगा ना, तो ये कितना हो जाएगा 5000। एफ की जगह क्या वैल्यू रखोगे 10,000, तो ये हो गया 6 4 0, ये आ गया भाई 6 कितना है 60,000, 65,000 हो गया। ये 65,000 हो गया। ये कितना हो गया 100 प्लस 40 140 160 163। आंसर निकल के आ गया 65,163। यही सवाल का उत्तर है। अब मत बोलना कि अब नहीं आया, अब भी नहीं आया, अब भी नहीं आया। अब भी नहीं आया। डी भी 1/10 होगा। डी तो नीचे लिखा है ना बच्चे, इसके साथ कंपैरिजन करना। नीचे लिखा है डी, तो डी तो 10 होगा ना, 1/10 क्यों होगा। ठीक है भाई, डन है। मतलब आपको अगर इस तरह का सवाल आएगा तो आप इसे सॉल्व कर लोगे। बोलो, अब तो ठीक है, अब तो सही है ना, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया, बहुत ही ध्यान से बहुत ही तसल्ली से आ गया। एग्जाम में जल्दी सॉल्व करेंगे। हाँ, जल्दी सॉल्व करना है आपको। हम आपको समझाने के चक्कर में इतना लेट सॉल्व कर रहे हैं, इतना धीरे धीरे सॉल्व कर रहे हैं। इसको तो बहुत जल्दी सॉल्व कर लेंगे अपन, है ना। ठीक है, चलो मान लो एक प्रश्न और ऐसा दे देते हैं। ये आपका एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। क्लोज्ड फॉर्म ये लिखा है, एक्सपेंडेड फॉर्म ये लिख दिया हमने, क्लोज्ड फॉर्म ये है, एक्सपेंडेड फॉर्म ये है। अब आपको क्या किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, वैल्यू हम कुछ भी लिख देते हैं। हमने लिख दिया 3a प्लस 7b प्लस 6c प्लस 5/d प्लस 4/e प्लस 8f। कुछ भी हमने आपके सामने लिख दिया। बताओ इसकी वैल्यू क्या हो, फाइंड द वैल्यू ऑफ। चलो इसकी वैल्यू बताओ। आपको समझ में तो आ गया होगा, मुझे पक्का यकीन है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इस बार तो मैंने इंग्लिश हिंदी कुछ नहीं लिखा। अब आप बोल रहे हो सर इसे जल्दी कैसे सॉल्व करेंगे। जल्दी हम सॉल्व करेंगे केवल अपने दिमाग का प्रयोग करके। आपका दिमाग चलेगा तो जल्दी सॉल्व होगा। इसको देख के साफ समझ में आ रहा है ए की वैल्यू कितनी होगी, आप मुझे बताओ। चलो मैं लिखना ही पड़ेगा, अब क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि आपको जल्दी, वैसे आपको साफ समझ में आ रहा है ए की वैल्यू कितनी है
साफ दिख रहा है। ए की वैल्यू 100 है, बी की वैल्यू 10 है, सी की वैल्यू 1 है, डी की वैल्यू 1/10 है, ई की वैल्यू 1000 है, एफ की वैल्यू 1/, समझ में आ रहा है ना। हम इसको लिख भी देते हैं 473.267। ये कैसे लिखोगे भाई, 400 प्लस 70 प्लस 3 प्लस 2/10 प्लस 6/100 और प्लस 7/1000। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। जब यहां तक आपको दिक्कत नहीं है तो आपको सिंपल ए बी सी डी की वैल्यू तो पता ही होगी। बताओ भाई क्या ही वैल्यू निकल रही है। ये अगर ठीक रख पा रहे हो तो आपके आगे आप वैल्यू पुट कर पाओगे। ए की वैल्यू 100 है, क्लियर है। बी की वैल्यू 10 है, सी की वैल्यू 1 है। आप बोलोगे सर सी नीचे लिखा हुआ है, क्या ही फर्क पड़ता है भाई, इकाई के स्थान पर है 3, चाहे वो नीचे सी लिख दे चाहे ऊपर सी लिख दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू 1 की 1 ही रहेगी। अच्छी बात है। अब हम डी की बात करते हैं। भाई डी की वैल्यू क्या होगी, आपको साफ दिख रहा है, ये दिख रहा है 2D मतलब 1/10, तो डी की वैल्यू आ गई 1/10। अब आते हैं नीचे लिखा है ई, तो ई की वैल्यू कितनी हो गई 100, ई की वैल्यू हो गई 100। एफ लिखा है 7 में, तो एफ की वैल्यू 1/1000। बस भाई इसमें वैल्यू पुट करनी है, इसमें करनी है 3A प्लस 7B प्लस 6C प्लस 5/D प्लस 4/E और प्लस 8F कर दो वैल्यू पुट, आंसर आ जाएगा। कितना हो गया ये 300 प्लस 70 प्लस 6, डी की वैल्यु कितनी है 10, ऊपर चला गया ये हो गया 50, ई की वैल्यू 100 ऊपर चला गया ये हो गया 400 और एफ की वैल्यू 1/1000 तो 8/1000। अच्छा सॉरी, ई की वैल्यू 100 है ना, तो ये 4/100 होगा। ई की वैल्यू 100 है, 100 तो यहां 4/100 आएगा। ठीक है, अब आप बताओ, करो भाई सॉल्व, सबको निपटा दो, उड़ा दो, तहस नहस कर दो, जो भी करना है वो कर दो। अब देखो भाई 50 और 70 120, 120 इसमें जोड़ दिए 420, 420 हो जाए 426। ये कितना आ रहा है, आप बोलोगे सर ये आ गया 426। यहां पे 2 जीरो हैं तो पॉइंट, और यहां पे 3 जीरो है, 048। किस किस का आ रहा है बताओ, 426.0848। ये जिसका आ रहा है उसको बधाई, ये जिसका नहीं आ रहा उसको हम एक ही बात बोलेंगे, थोड़ा दिमाग चलाओ। ठीक है, टिकटॉक देखना, वो इंस्टाग्राम देखना थोड़ा कम कर दो, अब पढ़ाई पे ध्यान लगाओ, है ना भाई। आप में फोकस क्यों नहीं है, ई की वैल्यू 1/100 होगी, सही कह रही हो आप, बिल्कुल 1/100 होगी। क्यों होगी ये 1/100 भाई, नीचे ई लिखा है यार, क्या तुम क्या सही में कसम से स्कूल में तुम्हारी पिटाई विटाई नहीं पड़ी, स्कूल में पिटाई नहीं पड़ती थी है कि घर में पिटते हो कि नहीं पिटते। इतने में तो एक बढ़िया डंडा लेके सूख देना चाहिए तुमने। ये किताबों में अच्छा लगता है, साइकोलॉजी के अनुसार बच्चे को पीटा नहीं जा सकता, बच्चे को पढ़ाया जा सकता है, लेकिन इंडियन सिस्टम के अनुसार जब तक उसमें 2 डंडे ना पड़ जाएं तब तक वो पहाड़ याद नहीं करता। हम तो भाई स्कूल में जाते थे, हमको बोलते थे हाथ आगे करो और फिर पहाड़ा पढ़ो। 8F की वैल्यू, F की जगह 1/1000 आएगा, तो 1/1000 F की वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0.008, 4/100 इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0.04, सबको जोड़ दो ना 0.048। ठीक है, ये जिसका आ रहा है उसका सही है, जिसका नहीं आ रहा उसका गलत है। 3 सवाल हम कर चुके सेम टू सेम,
लेकिन बताओ भाई क्या ही करें। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये तो रहा किसका कि भाई क्लोज्ड फॉर्म और ओपन फॉर्म के अनुसार सवाल किस प्रकार आ सकता है। अब इसके बढ़ते हैं आगे। बड़ा ही सिंपल था, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, हमने अभी तक क्या देखा? फॉर्मेशन ऑफ नंबर। अगर हम बोले कि भाई नंबर्स के अंदर हम केवल तीन चीजें पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं फॉर्मेशन, कि नंबरों को कैसे बनाया जाए, दिस इज कॉल्ड अ फॉर्मेशन। मतलब मैं लिख देता हूं, फॉर्मेशन ऑफ नंबर। हम यही तो पढ़ रहे हैं, यही तो आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है कि भाई फॉर्मेशन ऑफ नंबर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप दोबारा से देख लेना, क्लास तो रिकॉर्ड हो जाएगी ना, क्लास रिकॉर्ड हो जाएगी। आप इस सवाल को दोबारा से देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। पहली बार में अगर चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, आप उस सवाल को एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार देखिए। और अगर ऐसा लग रहा है कि फिर भी समझ में नहीं आ रहा, तो आप मुझसे डायरेक्ट डाउट पूछिए, आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं, है ना। ओके, फॉर्मेशन ऑफ नंबर की अगर हम बात कर रहे हैं, इसको अगर अच्छे से अपन समझ रहे हैं, अभी तक हम यही पढ़ रहे हैं, नंबर्स को हमने पढ़ा, नंबर्स के अंदर अपन ने क्या पढ़ा? फॉर्मेशन ऑफ नंबर, कि भाई नंबरों को बनाए तो बनाए कैसे। जैसे हमने एक्सप्रेशन पढ़ा तो उसके लिए न्यूमरेशन सिस्टम पढ़ा, कि भाई एक क्लोज्ड फॉर्म होता है और एक क्या होता है, एक होता है क्लोज्ड फॉर्म और एक होता है आपका एक्सपेंडेड मतलब ओपन फॉर्म। एक और फॉर्म होता है जो अपनी किताब में दिया हुआ है, जिसे अपन कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, मानक रूप, जिसे अपन क्या कहते हैं? मानक रूप कहते हैं। अपन उसको भी पढ़ेंगे, हम स्टैंडर्ड फॉर्म को भी पढ़ेंगे, मानक रूप को भी पढ़ेंगे। फॉर्मेशन ऑफ नंबर में अगर मैं कुछ इस प्रकार आपको सवाल दे दूं कि भाई 1100 प्लस 12 टेंस प्लस 3 वंस, तो बताओ क्या होगा? आप बोलोगे सर क्या है ये सवाल, इसका मतलब 100 का मतलब क्या है? यहां पे हमने क्या लिखा? 11 सैकड़ा या 100 प्लस 12 दहाई प्लस 3 इकाई। ये सवाल तो समझ में आ रहा है। अब यहां पे प्लस भी होगा, माइनस भी होगा, कुछ भी आ सकता है। आपको बात समझ में आनी चाहिए, आपको कुछ भी तो पूछा जा सकता है। एक तरह से क्या है? फॉर्मेशन ही है, नंबर्स को हम बना रहे हैं और क्या कर रहे हैं। ठीक है, अब आपने बोला कि सर सिंपल सी बात है, जब हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे तो यहां पे दिया हुआ है 1100, मतलब 1100, 12 टेंस, दहाई का एक जीरो, 3 वंस। ये लो भाई, इसको जोड़ देना है पूरे को। आंसर क्या आ जाएगा भाई बताओ? इसका भी तुमने गलत उत्तर दिया यार, कमाल हो यार। 1100, 12 वंस, वो टेंस और 3 वंस, इसको जोड़ना है यार। इसका आंसर कोई कैसे गलत दे सकता है? इसका आंसर कोई कैसे गलत दे सकता है? 1 2 2 3, ये सवाल का उत्तर है। जिसका आ रहा है उसको बधाई हो। आपने क्या कर दिया? आपका गलत उत्तर क्यों आया? देखो आपके सबके गलत गलत आंसर आ रहे हैं। कोई कह रहा है 1115, कोई कह रहा है 1123, पता नहीं क्या क्या आंसर दे रहे हो आप। ठीक है, 1323 देख रहे हो, बताओ। करो भाई एक और। 1200 माइनस 11 टेंस प्लस 10 वंस। चलो क्या होगा इस सवाल का उत्तर? करेक्ट तो 1223 है। बिल्कुल ही बेकार सवाल है ना भाई ये, आप मुझे बताओ। एकदम बेकार सवाल है, कुछ भी तो नहीं है ये। अगर इसको आप बोलोगे सर 1200 माइनस 11 टेंस माइनस 110 और प्लस 10 वंस प्लस 10,
1210 में से 110 घटा दो, क्या होगा सवाल का आंसर बताओ। बारह सौ दस में से 1/10 घटा दो, 10 से 10 गए 0 0, 12 में से 1 गया 11, 1100 आंसर आ गया। 1100 सवाल का उत्तर है। किस किस का आ रहा है बताओ। तो आपको सवाल में प्लस आ सकता है, माइनस आ सकता है, यही तो आ सकता है, ठीक है। अगर अभी तक तो ऐसा सवाल वैसे आया नहीं, ये सब तो पूछ लिए जाएंगे, लेकिन 10th 100th ऐसा सवाल नहीं आया। अगर आपसे चाहो तो वो भी पूछ सकता है। आपसे बोला जाए कि भाई 1500 प्लस 14 टेंस माइनस, अब इसमें माइनस आ जाए, या चलो एक माइनस एक प्लस करते हैं, 13 10th माइनस 12 100th TH। अब जैसे ही यहां पे TH लिखा है, जैसे ही यहां पे TH लिखा है, आपकी खोपड़ी के बल्ब जल जाने चाहिए। आपको तुरंत समझ में आना चाहिए सर ऊपर वाला रॉन्ग लग रहा है, ये रॉन्ग लग रहा है। 1100 1100, 12 टेंस मतलब दहाई 120, 3 2 2 1, सही है। इसे चेक करें। ईश्वर मालिक है, ईश्वर मालिक है। पंद्रह 100 की 2 जीरो, टेंस की 1 जीरो। अब यहां पे 10th लिखा है, 10th का मतलब क्या होता है भाई? ये कितना है भाई? 1/10। 10th ये कितना मैंने लिख दिया? 100। मतलब अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं आपके सामने, चलो मैं ऐसे लिख देता हूं, अब आप थोड़ा समझ पाओगे। 100 की जगह मैंने 100 लिखा, टेंस की जगह मैंने 10 लिखा, प्लस 13, 10th की जगह मैंने 1/10 लिखा, माइनस 12, 100 की जगह मैंने 1/100 लिखा। अब भाई सवाल को सॉल्व करना है, करो ना यार। क्यों नहीं हो रहा सवाल सॉल्व? कहां दिक्कत आ रही है? किस जगह आप मिस्टेक कर रहे हो? पहले ये तो चेक करो। आप कह रहे हो सर ये हो जाएगा 1500 माइनस ये हो जाएगा 140, इसे देखेंगे तो ये प्लस 1.3 या 13/10 मान लो, ठीक है। ये 12/100 हो गया। मैं इसको 13/10 ही लिखता हूं, 13/10 माइनस 12/100। लो करो भाई सॉल्व। कैसे करोगे? इसका मतलब प्लस वाला तो पहले प्लस कर लो। तो प्लस का अगर आपने किया मतलब एक 1500 में से 1500 के अंदर क्या जुड़ गया? ये जुड़ गया 1.3। तो आप बोलोगे सर 150 1.3, ये तो प्लस हो गए दोनों आपस में, 1.3 इसमें जोड़ दिया। अब 140 और ये 0.14, तो ये माइनस हो जाएगा, तो बस भाई इसमें से माइनस कर दो और कुछ भी नहीं है। 140.12, ये लो, ये है सवाल का उत्तर। भाई 30 में से 12 जाएंगे 18 आया। अब आपको पता है एक तो जीरो में से क्या एक ही आया, जीरो है हासिल आई, 10 में से ये गया, ये 6 आया, ये 4 बचा था। किस किस का आ रहा है? 1361.18। अगर सवाल को कोई टिपिकल बनाना चाहे, देखो ये सवाल बेहद आसान, इस सवाल में एक नेगेटिव नंबर लिख दिया और इस सवाल में हमने ये लिख दिया 1/10। TH अगर लगा है तो TH का मतलब है 1/10, 100 का मतलब है 1/100। आपको कैलकुलेशन आपका ठीक होना चाहिए। एनसीईआरटी में सवाल क्या होगा? सवाल टिपिकल हो ही नहीं सकता। भाई 5वीं क्लास या 6ठी क्लास या 7वीं, एक बात बताओ 8th क्लास की एनसीईआरटी का
कौन सा सवाल है जो तुम्हें टफ लगेगा? भाई साहब तुम ग्रेजुएशन कर चुके हो, 8th क्लास तुमने कब पढ़ाई करी थी? 8th क्लास की 8th क्लास की मैथ की किताब तुमने कब पढ़ी थी? आप खुद बताओ ना, बोलो। आज से 15-20 साल पहले, 15 साल पहले, भाई 15 साल हो गए 8th क्लास की या 5th क्लास की एनसीईआरटी को पढ़े हुए। 8th क्लास की एनसीईआरटी 15 साल पहले पढ़ी हुई किताब, उसका सवाल टफ हो सकता है? भाई टफ नहीं हो सकता। केवल और केवल सवाल को केवल ऐसा बनाया आपके लिए जाएगा कि आपका बेसिक सवाल भी कैलकुलेटिव हो जाए। इसके अलावा कोई उद्देश्य भी नहीं है सीटेट में। सीटेट के अंदर टफ सवाल बनाना बहुत ही मुश्किल है। कैसे वो बनाएगा ही कैसे उसको? ठीक है, समझ में इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक है और कुछ नहीं है। आप थोड़ा सा फोकस करेंगे आपको समझ में आएगा। आप फोकस तो करें। अब बढ़ते हैं आगे। अभी तक हमने क्या देखा? अब हम देख रहे थे फॉर्मेशन ऑफ नंबर। भाई फॉर्मेशन ऑफ नंबर का मतलब क्या है? कि नंबर्स को बनाना। अब हम क्या करेंगे? अब हम बनेंगे नोइंग योर नंबर। ये सब टॉपिक आपके एनसीईआरटी के हैं और मैं सच बता रहा हूं, मैं आपको एनसीईआरटी ही पढ़ाऊंगा। मैं आपको एनसीईआरटी ही पढ़ाऊंगा। सर हिंदी में लिखिए। क्या लिख दूं हिंदी में मेरे भाई? क्या लिख दूं? ये लिख दें हिंदी में? नोइंग योर नंबर। अब आप बोलोगे सर नोइंग योर नंबर क्या होता है? मैं आपको देखो समझाता हूं, आप समझना, गौर से समझना, अच्छे से समझना। नोइंग योर नंबर को अगर अपन देख रहे हैं, मैंने आपसे कहा, मैंने आपको बोला कि भाई संख्या को पहचानिए। संख्या को पहचानिए, संख्या को पहचानना है। अगर हमने आपसे बोला फाइंड द लार्जेस्ट 5 डिजिट, या व्हाट इज द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर, व्हाट इज द सम ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। ये अब इसके अंदर आते हैं नोइंग योर नंबर में। मतलब हमने आपसे कहा 5 अंकों की सबसे बड़ी, 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी, 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग क्या है? तेरा ध्यान किधर है? तुम्हारा ध्यान किधर है भाई? क्यों नहीं आ रहा समझ में? बच्चा तो कहता है ना हिंदी की जरूरत होती है। भाई हिंदी तो कुछ होता ही नहीं है, कहां इसमें हिंदी यूज कर रहे हैं अपन? बताओ यार, कितना कैसा सवाल है? 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। हमको भी पता है कि अगर हम डिजिट के हिसाब से चलें, डिजिट या अंक, स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट। भाई एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है? 0। सबसे बड़ी संख्या क्या है? 9। 2 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है? 1 0। सबसे बड़ी संख्या क्या है? 9 9। 3 अंकों की क्या होगी? 1 0 0। सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 9 9 9। 4 अंकों की 1 0 0 0 9 9 9 9। 5 अंकों की ऐसे ही चलता चला जाएगा, 1 0 0 0 0 9 9 9 9। और ये भी इसी तरीके से ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। है कि नहीं? बेहद आसान सी बात है। अगर स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर का हमें सम बताना है, चाहे डिफरेंस बताना हो, कुछ भी करना हो, क्या अपन नहीं कर पाएंगे? आप बोलोगे सर बहुत ही घटिया सवाल है। सर घटिया सवाल है। लो
लो भाई, सम कर देना है, 9999, ये आंसर। बहुत प्यार से बताओ भाई, है ना? तेजी में दे दिया उत्तर आपने, बताओ। टीचर से भी तेज कर रहा है, बच्चे को जरूरत ही नहीं है टीचर की। अब देखो, यही सिंपल सा एकदम सा सेम सवाल, इसी सेम सवाल को हम बोलते हैं, लो भाई, व्हाट इज द सम ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। बस यहां पे बस एक कंडीशन दे दी, इसी सेम क्वेश्चन में कंडीशन है, बाय यूजिंग 2 डिफरेंट डिजिट। क्या कहते थे साजना, सवाल की कंडीशन अगर चेंज होगी तो क्या करेंगे? सवाल में आपसे कहा गया 2 अलग अंकों का प्रयोग करके 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग क्या है? बताओ भाई, 5 अंकों की, बोलिए क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कैसन बा? हाँ, एक चीज मैं तुम्हें बता दूं, अब तुम्हारी 3 दिन क्लास नहीं रहेगी मैथ की। मैं पहले से तुमको बता के जा रहा हूं, हाथ जोड़ के तुम्हें बता के जा रहा हूं, धनिया मत बो देना भाई साहब, हमारा बच्चा धनिया बो देता है, ठीक है, कॉल कर करके। ठीक, मैं डबल क्लास ले लूंगा आके, चाहे मैं आपकी 2-2 शिफ्ट में क्लास ले लूं, मैं तुम्हारी क्लास को दोबारा से रिकवर कर दूंगा। आज तुम्हारी दूसरी क्लास है मैथ की, मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है ये बताओ। कई बच्चों को, देखो मुझे मालूम है आप में से कई बच्चों को आसान लग रहा है, आप बोलो सर ये तो बहुत आसान है, सर ये तो बहुत आसान है। ये तो अच्छी बात है ना कि ये आसान है, इसका मतलब यहां तक आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, सीखना नहीं है। अगर कोई बच्चा अभी तक 2 क्लासेस में जो भी हमने पढ़ा वो उसको बहुत आसान लग रहा है, तो ये तो कितनी अच्छी बात है कि आपका बेसिक क्लियर है ना, आपका बेसिक क्लियर है, आप बस प्रैक्टिस करेंगे। हम आपको प्रैक्टिस शीट और वो सब देंगे ही, कल हमने अपलोड भी करवाई है, कल मैंने अपलोड कराई है, और नया भी रेडी हो रहा है, मैं नया भी रेडी कर रहा हूं, तो आपको कुछ दिन मेरे को देने होंगे, मैं प्रॉपर नया रेडी कर दूंगा पेपर 1 और पेपर 2 के लिए, ठीक है? मुझे बस उसको आंसर की और क्वेश्चन को देखना होगा। दूसरी बात यह कि मंडे से आपकी हो सकता है 3 दिन ऑफ रहे, हो सकता है 2 दिन ऑफ रहे, ठीक है? इंदौर में हमारा सेंटर खुला है और वहां पे 19 तारीख से डेमो है, तो वहां मुझे जाना है। और आप में से कोई भी बच्चा मध्य प्रदेश से हो, मैं खुद मध्य प्रदेश से हूं, मैं खुद चंबल का रहने वाला हूं भाई साहब, ठीक है? तो मैं पहले ही बता के जा रहा हूं, जिससे आप नाराज ना हो, गुस्सा ना हो, धनिया ना बो दो, आप हाल बो देते हो। प्लीज इंप्रूव योर माइक। अच्छा, इसको ठीक करें, 999 फीस तो लिए, इसको ठीक तो करना पड़ेगा, करेंगे भाई करेंगे। देखो मैं आपको बताऊं, हिंदी वाले सर नोट्स नहीं देते, वो कभी से नहीं देते, ठीक है? हिंदी की पीडीएफ आपको नहीं मिलेगी, पीएनजी फाइल, वो कभी नहीं अपलोड कराते। हाँ, आपका वो नोट्स अपलोड करा देंगे सारा का सारा। आप नोट्स तो बना लो यार, नोट्स भी नहीं बनाते हो क्या यार? ऐसा मत करो यार, गलत बात है। नोट्स क्यों नहीं बनाते हो? नोट्स तो बना लिया करो। मतलब तुम क्या कर रहे हो, बस बैठे हुए हो और मखाने खा रहे हो क्या बैठे बैठे? हैं? मम्मी मैं पढ़ रहा हूं,
जरा दूध ले आना, जरा चाय मिल जाए मम्मी, पकौड़े और ले आओ मेरे लिए। हैं? अबे पेन वैन लेके बैठे हो, रजिस्टर लेके बैठे हो कि नहीं बैठे? टेंशन नहीं लेनी 1% की, मैं आपको बता रहा हूं। हमारी जिम्मेदारी है आपको सीटेट पास कराना, ठीक है? मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाता हूं, आप जितनी मेहनत कर रहे हो ना, उससे जान लगा के मेहनत करेंगे हम, और हर बार करते हैं, ऐसा नहीं है। ये तो बोलने की बात नहीं है, लेकिन बोलना पड़ता है हर बार नए बैच में। मतलब ये समझ लो, दुगनी मेहनत करेंगे, जान लगा के मेहनत करेंगे, कतई ऐसा एकदम जहर बो देंगे, ये समझ लो सवालों के अंदर। लेकिन आपको भी उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है? आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको भी उतना ही आपको क्या करना पड़ेगा। देखो एक चीज आप समझ लो, आप अभी तक उस चीज को समझ नहीं पा रहे। हमको जब भी पढ़ाई करनी है, हमको 2 रूल बना लेने हैं। एक, फोकस के साथ पढ़ना, दूसरा थोरोली उसको रिवीजन करना। अगर ये 2 पॉइंट या 2 बातें हमारे पढ़ने के स्टाइल के अंदर आ गई, अब जैसे मान लो हिंदी वाले सर हैं, उन्होंने आपकी क्लास ली, आप कह रहे हो वो थोड़ा तेज पढ़ाते हैं, ठीक है, कोई अच्छी बात है, तेज पढ़ाते हैं। क्या आप दोबारा क्लास नहीं देखते? जब आप उस दोबारा क्लास को देखो, कम से कम उसका रिवीजन कर रहे हो ना। हर क्लास का सैटरडे संडे में रिवीजन करिए। हर क्लास सैटरडे संडे आपकी ऑफ रहती है, 2 दिन आपको हफ्ते में दिए जा रहे हैं, उसका आप रिवीजन करिए, ठीक है भाई? अब आते हैं इस सवाल के ऊपर। यहां लिखा हुआ है लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर, 2 अंकों का प्रयोग करना है। 2 अंकों का प्रयोग करके तो आप बोलोगे स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा? आप बोलोगे सर 5 अंकों का स्मॉलेस्ट नंबर तो 2 अंकों का प्रयोग करके सेम है, ये है, यही है। और लार्जेस्ट क्या होगा? अब यहां पे मुझे 2 अंक, क्योंकि यहां पे एक एक अंक, अगर मैं सिंगल अंक का प्रयोग करूं तो ये हो जाएगा, लेकिन मुझे क्या करना है? 2 अंकों का प्रयोग करना है। किन्हीं भी 2 अंकों का प्रयोग करके लार्जेस्ट, बड़े से बड़ा नंबर, तो आप बोलोगे सर एक ही तरीका है, 98999। ये हो गया आपका नंबर 9899, ठीक है भाई? चलो, तो आज की क्लास का ये आखिरी सवाल था। इन दोनों को आपस में जोड़ना था, यही सवाल था और कुछ भी नहीं था। एक और दे देता हूं सवाल, ये लो। किस किस का आंसर आ रहा है? जिसका भी ये उत्तर आ गया उसको बधाई, जिसका उत्तर नहीं, ये यार ये किसने बताया मेरे को ये आंसर यार? हे भगवान, हे ईश्वर, मुझे, मैं तुम्हारा क्यों कमेंट देख लेता हूं। ये नंबर होगा यार, 98999 कैसे हो सकता है? सबसे बड़ा नंबर तो ये बनेगा 98999, ये गलत है। 99899 ये बड़ा हो रहा है इससे, तो सबसे बड़ा नंबर बनेगा ये 9999 और 8, ये है सबसे बड़ा नंबर, ये होगा। अब बस कर दो, दोनों को आपस में जोड़ दो, 99998, बस भाई 8999910, 10999, ठीक है? डन है, ओके, बढ़े आगे, ठीक। अब जैसे हम बात कर रहे हैं नोइंग योर नंबर की, इसी पर एक सवाल आया जो कि पैटर्न के रूप में आ गया, ठीक है? हाँ हाँ बिल्कुल, एक सवाल आया, आपसे कहा गया व्हाट इज द पॉसिबल लार्जेस्ट एडिशनल वैल्यू व्हाट इज द पॉसिबल लार्जेस्ट सम, ऐसे कर सकते हैं, लार्जेस्ट सम इन द पैटर्न बाय यूजिंग। आप कहोगे सर ये पैटर्न का सवाल है, बिल्कुल पैटर्न आपका टॉपिक है, ये पैटर्न का सवाल ना होके ये एक तरह से नोइंग योर नंबर का ही सवाल है।
इन द पैटर्न बाय यूजिंग 2 3 4 6 7 8। ये आपके डिजिट्स का यूज करना है। आपको पैटर्न ये दे दिया गया, अगर इस पैटर्न को ना दिया जाता और आपसे कहा जाता कि भाई 3 अंकों की संख्या बनाइए, उनको आपस में योग करिए, ये रहे आपके सामने अंक, वही वाली बात है। हमको 3 अंक बनाने, प्लस करना है, समेशन करना है। हाँ भाई हाँ, अरे भाई हमने गलती से लिख दिया, माफी चाहेंगे आपसे। एक बच्चा लगातार कमेंट कर रहा था, हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है, ये गलत है, ठीक है। ओके, ठीक है भाई, ठीक है। सबसे बड़ा लार्जेस्ट नंबर यही होगा। 2 अंकों का प्रयोग करके अगर सबसे बड़ा लार्जेस्ट नंबर बनाया जाए वो यही होगा। अब आते हैं इस सवाल पर। इस सवाल को जब हमने देखा, सवाल में लिखा हुआ है 2 3 सॉरी 2 3 4 6 7 8 अंकों का प्रयोग करके सबसे बड़ा संभावित योग क्या है, बताओ। अंकों का प्रयोग करके सबसे बड़ा संभावित योग क्या है, हमें योग करना है भाई। सबसे बड़ा संभावित योग क्या है, ये रहे आपके नंबर, ये रहे आपके नंबर मेरे दोस्त, हमें बताइएगा। लो भाई, तो आप कहोगे सर बड़ा नंबर इस पर डिपेंड करता है कि भाई इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यहां पे डिजिट बड़ी आनी चाहिए, तभी तो है। तो अगर मैं बोलूं कि भाई सबसे बड़ा नंबर क्या होगा, तो हमको सबसे बड़े नंबर यहीं रखने पड़ेंगे, तो सबसे बड़े नंबर यहां रख दो। आप बोलोगे सर ये तो बहुत ही बेकार सा सवाल था, सर हम इसे मतलब चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। बिल्कुल कर लिया हमने। ये आ गया 5 10 16, 1605 आ रहा है सवाल का उत्तर, 1605। ये सवाल का आंसर 1605 है ना, हर किसी का आ रहा है। 1605 से बड़ा कोई नंबर बन नहीं सकता यहां पे, है ना। 1605 से बड़ा कोई भी नंबर यहां नहीं बन सकता, क्योंकि हमें क्या करना था, 3 अंक यहां पर रखने थे। आप में से कई बच्चे ये कर सकते हैं कि सबसे बड़ा एक नंबर बना ले और यहां भी सबसे बड़ा नंबर बना ले और इसे जोड़ दें, तो भाई 6 और 2 8, ये आ जाएगा 1308, जो कि गलत है, 1605 से छोटा है, ठीक है। अब ये तो बड़ा आसान था कि हमें एडिशन करना था, ये बड़ा आसान था कि जब हमें एडिशन करना था, लेकिन मेरे दोस्त अगर हमसे कोई सब्ट्रैक्शन की वैल्यू पूछ ले कि बताओ भाई सब्ट्रैक्शन, एडिशन की जगह सब्ट्रैक्शन, डिफरेंस, और वो भी मिनिमम वैल्यू, स्मॉलेस्ट वैल्यू, सब्ट्रैक्शन में भी स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू। अगर हमसे कोई ये पूछ ले कि भाई सब्ट्रैक्शन करके सबसे छोटी पॉसिबल वैल्यू बताओ, तब आपका माथा फिर जाएगा। ये तुम्हारा होमवर्क है, सब्ट्रैक्शन करके लो भाई। अब मुझे कोई बता सकता है, लगाओ दिमाग। एग्जामिनर ने आपसे, ये सीटेट का सवाल है, ये सीटेट में आया हुआ प्रश्न है, सीटेट का आया हुआ प्रश्न है, सीटेट में ये आया हुआ प्रश्न है। सीटेट में केवल सम पूछा गया था, सब्ट्रैक्शन नहीं पूछा गया था। लेकिन जैसे यहां पे था ना पॉसिबल लार्जेस्ट सम, पॉसिबल लार्जेस्ट वैल्यू, संभावित अधिकतम मान, यहां पे बोला जाएगा संभावित न्यूनतम मान, सबसे छोटी वैल्यू बताओ सब्ट्रैक्शन करके। अब यहां पे तुम अंक रखो, अंक यही है 2 3 4 6 7 8, आपका माथा फिर जाएगा।
आपको ये पता है कि सर कोशिश ये करूंगा कि यहां पे मुझे हासिल लेनी पड़े, मैं ऐसा एक नंबर यहां पे लिख दूं कि जब मुझे यहां पे हासिल लेके सवाल को सॉल्व करना पड़े, यही तरीका होगा। आप मुझे बोलो सबसे बड़ा नंबर क्या बन सकता है? मैंने लिखा 4 6, यहां लिखा 3 2। ऐसे अपन थोड़ा दिमाग लगाते हैं, कुछ बन जाए बात, कोई बात बन जाए, है ना? समेशन का दिमाग लगा सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। 864, अनीश फतिमा 732, अनीश फतिमा, ठीक है। क्या आंसर बता रहे हो आप? 1662, ठीक है। अनीश फतिमा जी ने 1662 उत्तर दिया है। यहां पे 6 दोबारा लिख दिया है आपने। अनीश फतिमा, आपने यहां पे 6 दोबारा लिख दिया, क्या लिख दिया? अच्छा 2 लिखा है, ठीक है 2 लिख लो, ठीक है। 864732, करो इसको सॉल्व, क्या आएगा? आपको पता है आप कॉन्फिडेंट तो हैं, 1596 आ रहा है। ठीक है, गलत बता रहे हो आप और कॉन्फिडेंस के साथ बता रहे हो, ठीक है। गलत बता रहे हो, वो भी एकदम कॉन्फिडेंस के साथ। अब आप बोलोगे सर यहां पे क्या करें, हासिल लें, तो यहां 8 ले लो, यहां 7 ले लो। मुझे पता है भाई, यहां मुझे हासिल तो लेनी पड़ेगी। रख के देख लो, दिमाग लगा के देख लो भाई, 2 में से 6 तो जाएगा नहीं, तो यहां हासिल आ गई। 12 में से 6 गया, 6 बचा, ये कितना बचेगा? 2। फिर यहां पे हासिल आ गई, तो 12 में से 4 गया, 86 आ गया। इससे और छोटा बन सकता है, इससे और छोटा बना सकते हैं। एक बालक ने बोला है 426 और 387, ये दिया है बालक ने, इसको देख सकते हैं। अगर भाई 6 में से 7 तो जाएगा नहीं, हासिल आएगी। 16 में से 7 गया, 9 बचा, इधर 9 आ गया। अब यहां हासिल चलेगी तो 1 बचा, 11 में से 8 गए, 3 बचा, 39। ये सबसे स्मॉलेस्ट आ रहा है, इससे छोटा अगर बना पाओ, ये सबसे स्मॉलेस्ट आ रहा है। 39 से अगर छोटा बन पाए तो बताना। 39 से छोटा नहीं बन पा रहा है, 39 बच्चे ने दिया है, देख लो, चेक करो, ठीक है भाई। आपसे सवाल पूछा नहीं था स्मॉलेस्ट, आपसे सवाल पूछा नहीं था, लेकिन अगर ये सवाल दे दे, आप बोल रहे हो कि सर यहां पे 347 लिख लो, और यहां पे और क्या लिख लो? 347 लिख लो, और यहां पे क्या लिखो? 68, 268, ऐसे ऐसे लिख दें, चेक करके देख लो, 39 आएगा। चलो भाई खत्म करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सैलजा कह रही हैं कि ये 99998 की जगह हम 89999 लिखते हैं। भाई लार्जेस्ट की बात हो रही है, लार्जेस्ट, सबसे बड़ा नंबर, सबसे बड़ा नंबर, ओके। रिपीट मत कर देना, तुम लोग रिपीट कर रहे हो, चक्कर में गड़बड़ हो रही है, ठीक है। 39 बच्चे का सही आया, जिस भी बच्चे ने 39 दिया है उसका सही है। 39 से छोटा नहीं आ रहा है, सबसे छोटा 39 आ रहा है, ठीक है। तो आपसे एग्जाम में अगर मिनिमम वैल्यू पूछ लेता ना सब्ट्रैक्शन की, आपसे पूछा था एडिशनल वैल्यू, तो आप आराम से निकाल पाए। मिनिमम वैल्यू में बैंड बच जाती, बच्चा फंस के रह जाता इस सवाल के अंदर। तो मैं आपसे बार बार यही कह रहा हूं, एक एनसीईआरटी का आसान सवाल, बस उसको पलट दो तो वो सवाल ना डिफिकल्ट हो जाता है। बहुत ही आसान सवाल, उसको हल्का सा चेंज कर दिया जाए ना तो वो डिफिकल्ट और कैलकुलेटिव हो जाता है। इस ऐसे अपन को पढ़ना होगा, ठीक है भाई। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों का धन्यवाद, आप बहुत ही ध्यान से क्लास ली।